Namaskar, Bande Matram. This is Ranjana Upadhyay from KV number 1 Jhansi Kent. Once again, welcome you to a very important discussion on chemistry. And this time, inorganic chemistry. So, dear friends, today we are going to discuss about very important class of elements. These are important commercially, these are important practically, and these are important industrially. And these are D and M block elements. So today, point of view of board exams, and it is quite easy. You can easily understand the chapter. I said these elements are practically important, industrially important, and commercially important. Let me show you some of the elements. Say I am having, I think you can see this. This is zinc. See, this is soft, quite soft. मैं इसको हाथ से मोड़ सकती हूँ, soft है ये. You can see copper turnings, copper rod, zinc again in the form of rod. We have iron. आयरन के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास होते हैं. सबसे ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस आयरन की है. इसके साथ साथ अगर आप एक मोबाइल फ़ोन की बात करें तो क्या आप बिना मेटल्स के फ़ोन को इमेजिन कर सकते हैं? जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनकी शाइनी सरफेस, उनकी स्मूथनेस, उनकी वर्किंग बहुत हद तक मेटल्स पे डिपेंड करती है. और ये मैंने कुछ आपको दिखाया जो कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें कमर्शियल इम्पोर्टेंस में हैं. तो आखिर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है इन सब्सटेंसेस में, इन एलिमेंट्स में, इन मेटल्स में, जो इन्हें इतना इम्पॉर्टेंट बनाती है कि जिनके बिना यू कांट इमेजिन योर लाइफ. अगर हम कहें कि इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है तो मैं सही हूँ. इनके बिना सच में हम बहुत सारा कुछ नहीं कर पाएंगे, आसानी से जो अब हो जाता है. सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स what properties they are having, let me show you the framework of periodic table. Everybody knows, I think every student of class 12th knows about the periodic table. This periodic table, it consists of S block element, P block element, and between S and P there are B block elements. At the bottom you have F block elements. Okay, so when I am talking about the commercial importance, you know that the first and second group, first A and second group, both group consist of metals except hydrogen. अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के सभी एलिमेंट्स मेटल्स हैं. Of quite importance, but problem is that lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium is radioactive. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. These are also metals, but the problem is these metals are extremely reactive. These are reactive, or you can say they are highly electropositive in nature. वो आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हम उनका इतना यूज़ नहीं कर सकते. जैसे आप एक छोटा सा देखिए, अगर आप लिथियम और सोडियम पोटेशियम की बात करें, सोडियम पोटेशियम यू कांट इवन कीप इन एयर. अगर आप पानी में डाल दें या एयर के कांटेक्ट में आएगा तो बहुत विग्रस रिएक्शन होती है. एट द सेम टाइम ये बहुत ही अमॉर्फस हो जाता है. कैल्शियम, मैग्नीशियम भी जो है बहुत नहीं है कि आप अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है. If you go, you see metals and gases. आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको गैसेस मिलना शुरू हो जाएंगी. यहाँ से मेटल, और फिर ये आपको अगर हम देखें यहाँ पर सिर्फ अगर टिन, लेड और बिस्मिथ की बात करें, ये तीन ही आपको मेटल दिखेंगे, बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं.
ये सारी आपकी गैसेस हो जाती हैं, चाहे वो 7th ग्रुप हो या फिर 8th ग्रुप हो, सभी गैसेस। तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस फिर वहीं आ गया। इवन देखिए मेटल है, बिस्मथ इज अ मेटल, एंड बिस्मथ को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कपलिंग मेटल्स में। अगर आपके घर में रिंगिंग बेल्स हैं वहाँ पर यूज़ किया था, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेड भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, बट टॉक्सिसिटी की वजह से अब हम इसके यूज़ को थोड़ा कम कर रहे हैं। टिन का अपना इंपॉर्टेंस है। तो जहाँ स्टेबिलिटी की बात आती है हम उसको यूज़ करते हैं, बट हाउ कैन यू यूज़ गैसेज आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जो व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो अगर व्यवहारिक दृष्टि की बात की जाए तो हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ चाहिए जो कि एस और पी के बीच में हो, ना तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो और ना ही वो उनका बॉन्डिंग इतना पुअर हो कि वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाए। सो हेयर कम्स, अगर मैं आपसे बात करूं व्यवहारिक दृष्टि से, तो ये जो ग्रुप है आपका, दिस बिकम्स द ग्रुप ऑफ कमर्शियल इम्पॉर्टेंस। टी ब्लॉक एलिमेंट्स कमर्शियली हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड व्हाट मेक्स दैम सो मच कमर्शियल इज देयर प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस और पी के बीच में होती हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मीन्स एक नॉर्मल बिहेवियर है, उस नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा ट्रांजिशन हो जाता है when they are present between S and P, so the behavior is changed somehow, there is transition in the behavior, therefore these are known as transition elements. Okay, so transition elements आज हम पढ़ेंगे एंड इनमें की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो मेटल्स जितने भी हैं दे शुड बी हार्ड, सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, सभी मेटल्स हैं, सभी में मेटलिक यशर है, चमक है, सभी हार्ड हैं। देयर एमपी एंड बीपी आर हाई, उनके एमपी और बीपी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये एमपी मत समझ मतलब आप देखेंगे रेंज में तो 1100 डिग्री, 1500, 1600, इतना हाई 2000, इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। इफ यू सी दे आर कंडक्टिंग ऑल्सो, they are used as catalyst, catalyst की तरह यूज होते हैं। they are used to form complexes, they are used to form alloys। जितने भी आजकल हम देख रहे हैं कि इतनी फिनिशिंग लोगों के घरों में होती है, नई नई चीज़ें यूज़ करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ अलॉयज। क्योंकि एक पर्टिकुलर मेटल आपको कोई प्रॉपर्टी दे रहा है और अगर आप उसमें मिक्स करके प्रॉपर्टी को इन्हेंस कर सकते हैं, सो दीज आर अलॉयज। तो सब बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी कि ये हार्ड होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, एक हद तक हम चाहें तो हम इनके कई तरह के कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं जो कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस के हैं। वो कैटालिस्ट की तरह यूज़ होते हैं, वो इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उनकी हीट ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई होती है। तो वाई दीज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप जानते होंगे कि ये कई ऑक्सीडेशन स्टेट देने में सक्षम होते हैं। सो वाई दे आर सो मच इम्पॉर्टेंट। तो एक्चुअली जो इनकी प्रॉपर्टी है इसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे इन देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। if you see if you see general electronic configuration, it is n minus 1 d 1 to 10 and s 1 to t 1 to 2। ठीक है, तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 1s नो, n is equal to 2, 1d does not exist, n is equal to 3, 2d, it is 0d, it is 1d, it is 3, यानी कि 4 क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आप 4 कंसीडर करेंगे, वहाँ से ये ग्रुप डी ब्लॉक स्टार्ट होता है और ये एप्लीकेबल होता है फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, 7। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो जो now you can see it is n minus 1d,
ठीक है, तो अगर n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, इट विल बी 3d 1 to 10 and 4s 1 to, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस द फिलिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। अगर आप देखें 3d 4s इस तरह से लेते हैं, 3p 3s, ठीक है, दीज आर शेल्स एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में, ये इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। सो व्हाट हैपेंस हियर, ये तो नॉर्मल फिलिंग होगी p तक द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड नॉर्मली, बट व्हेन इट कम्स टू 3d एंड 4s या n-1d या ns की बात करें, so first electron, two electrons, 2 or 1 electrons are present in outer s orbital and rest electrons are gradually filled into n-1d। तो ये बाहर से जस्ट अंदर वाली है, ठीक है, इट इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, ये पूरी शेल कैसी है, पेनल्टीमेट, बाहर से जस्ट अंदर वाली है, दिस इज पेनल्टीमेट शेल। तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है दैट विल एंटर इनटू d orbital and not into s, the electrons are filled into s and gradually they are filling into the d orbital, so that means we have partially filled d orbital, है ना, डी में 10 होते हैं मैक्सिमम, तो कभी डी में 1 आएगा, कभी 2 3 कभी 10 भी आएंगे, so they have partially filled d orbital and this is their characteristic properties. So if you wish to define the transition elements, these are those elements which are having partially filled d orbitals in their ground state or in a common oxidation state। transition metals वो होंगे जो अपनी ग्राउंड स्टेट में, रिमेंबर ग्राउंड स्टेट, इफ दे आर हैविंग ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होंगे, या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 3 हो, उसमें अगर d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड आते हैं, देन यू कंसीडर देम एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आई थिंक अब तक आपको काफ़ी ट्रांजिशन का रीज़न समझ में आया होगा। So the biggest reason is the presence of partially filled d orbitals. Okay. Now broader तरीके से देखें अगर हम the d orbital, it is divided into 3d 4d 5d and 6d, 4 सीरीज में ये डिवाइड किया जाता है। It is divided into 4 series, 3D सीरीज 4D, मतलब यहाँ n इज इक्वल टू 4 होगा, यहाँ n इज इक्वल टू 5 होगा, यहाँ n इज इक्वल टू 6 होगा, एंड हेयर n इज इक्वल टू 7। स्कैंडियम 21 टू जिंक 30, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं ये, 10, देयर आर 10। देन वी हैव यट्रियम 39 टू cadmium 48, this is again 10 elements. We have lanthanum 57 to mercury 80, अब ये 57 to 80 है, तो बीच में कहाँ गए एलिमेंट्स, आई एम टेलिंग यू, बट दे आर अगेन 10 एलिमेंट्स, एंड यू हैव एक्टीनियम 89 to कॉपरनेशियम 112, these are 10 elements। अभी 10 करके you have got 40 transition elements। How many? 40 transition elements। These are quite important और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इनको खूब यूज़ करते हैं। टॉक्सिसिटी बहुत कम है और यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। जैसे अगर आप इसमें एक आएगा पैलेडियम, हम डिस्कस करेंगे, वो जितनी भी टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो उनको फ्यूल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है, तो इट हैज़ सो मच names of the symbols of the elements, you just see, it is very easy to remember, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल को
ऐसी जगह पर कहीं रखें जहाँ पर आप पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जाता है, तो एक पीरियोडिक टेबल पेस्ट कर दीजिए और आपको पीरियोडिक टेबल पूरी लर्न हो जाएगी। तो देखेंगे टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। दिस इज 3D सीरीज। ये आपकी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। बहुत आसान है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, ऐसे याद रखिएगा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल। साइंस टीचर्स आर नॉट क्रूअल, बट स्टूडेंट्स जनरली रिमेंबर साइंस टीचर वेरी क्रूअल। मांगे फेयर कॉपी एंड आगे का अपने आप बना लीजिएगा। It is not like that I can share on this platform. Yttrium, zirconium, niobium, rhodium, magnesium, molybdenum, magnesium, ruthenium, rhenium, palladium, silver, cadmium। ठीक है, ये बहुत इजी है। यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। So it is 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Why I am writing और you become motivated कि हम भी याद करेंगे और ये हो जाएगा। Then we have lanthanum, 57. Now remember, hafnium, it is 73, 72. Tantalum, tungsten, osmium, ठीक है। So 73, 74, 75, 6, 7, 8, 9, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 57 से के बाद ये 58 to 71, these are 14 elements भरना शुरू हो जाते हैं। 4 एफ ऑर्बिटल की फिलिंग होना शुरू हो जाती है एंड दैट इज व्हाई these are they are f block elements। इनकी प्रॉपर्टी आपने पीरियोडिक टेबल में बॉटम में देखा होगा कि you have सीरियम, प्रोसियोडाइनियम, ऐसे करके एक सीरीज है जिस 4f series and then you have 5f series। ये दो सीरीज होती हैं। these are inner transition element and they are kept at the bottom because they are f block elements which we will discuss in the next। Ananium, Rutherfordium 104, Dubnium, Seaborgium, Borium, Hassium, Metrium, Dosmium, Bromditanium, Copper। Okay, so 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। देखिए 112 तक। ये तो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, बहुत जल्दी अभी डिस्कवर हुआ है। 2000 आई थिंक 12 में डिस्कवर हुआ है ये। Here again from 90 to 103, 14 elements are not placed here. These 14 elements are because तो this आपको some questions इस चैप्टर से मिलेंगे, but I will suggest छुट्टियों का टाइम है, so why not learn all the elements। So
आर आर एलिमेंट्स। अगेन मैंने क्या बात की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। तो लेट मी स्टार्ट विद कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक आपको विजिबल होगा, आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट आई राइट सम ऑफ द मेंबर्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ आपको। इफ़ यू सी स्कैंडियम इट इज़ 21, ये हो जाएगा आर्गन 3d14s2। ठीक है, इट इज आर्गन 3d14s2 एंड देन टाइटेनियम आर्गन 3d24s2। राइट, तो इस तरह से हम फयिंग करेंगे। और ये फयिंग आप देखिए, मैंने पूरी आपको कर रखी है। स्कैंडियम, ओके, विजिबल है ना? ओके, टाइटेनियम इज D2, वेनेडियम 3d3। देखिए क्रोमियम में इट शुड बी 3d4 बट इट इज़ 3d54s1। ये मैंने आपको ग्रीन ग्रीन भी करके बताया हुआ है, मतलब यहाँ पर कुछ तो एक्सेप्शन है। तो क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड वो अगर हाफ फिल्ड होगा, मतलब पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इट विल अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सो टू अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, rather than D4, it attains D5 configuration. So D5 and 4, it has 6 unpaired electrons. Then again, manganese you see 3d5 4s2, iron 3d6, cobalt 3d9, 3d7 4s2, निकल 3d8 4s2 एंड कॉपर को मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कर रखा है। कॉपर इज बहुत इंपॉर्टेंस का है हमारे। एंड कॉपर इज 3d10 4s1, जिंक 3d10 4s2। ये जो ग्रीन वाले है ना, ये जो ग्रीन इन पर एक क्वेश्चन आता है कि ये तो है ही नहीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों नहीं है, अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, why I have prepared this in order to make a comparison. Okay, so you can easily compare, और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। You can take a picture of this also. You have yttrium 4d1 5s2, then d2, then d4, यहाँ d3 नहीं होता। ठीक है, then C chromium is 3d5 4s1 और उसके just नीचे हमारे पास था molybdenum, it is again 4d5 in order to attain extra palladium is 4d10 5s0। कॉन्फ़िगरेशन है और करीब 1802 या 3 में पैलेडियम डिस्कवर हुआ है और इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी वैसे ही हैं। मैंने आपसे कहा जितनी भी टॉक्सिक गैसेस होती है ये उनको यूजफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। सिल्वरी अपीयरेंस होती है, कई बार सिल्वर का अल्टरनेटिव होता है, बहुत सारे कैटालिस्ट में यूज़ होता है और बहुत ही अनयूजल सा कॉन्फ़िगरेशन रखता है। अगर आपके रीजंस में जाए कि क्यों ऐसा है, तो कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं इसके बारे में मिलता है। जस्ट ये एक कि जो आपका स्टेबिलिटी अटेन करने को ये 4d10 हो जाता है। बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 4d एंड 5s ऑर्बिटल, जितना आप हायर एलिमेंट्स की तरफ जाते जाएंगे उनके ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप बहुत कम होता जाएगा। जब ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम की जिस तरह का एटॉमिक साइज है उसके अकॉर्डिंग 4d10 5s0। यू सी ये फिर से थोड़ा सा कलर आपको दिख रहा है सेम। तो कॉपर 3d10 4s1, सिल्वर 4d10 5s1, राइट। एंड कैडमियम बिल्कुल जिंक के जैसा 3d10, ये हो जाएगा आपका 4d10। मुझे लगता है इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, फिर आपका लैंथेनम आ जाता है। नियम से डी की फिलिंग होती है, मतलब जो आपके 14 एलिमेंट्स हैं उसमें एफ की फिलिंग होती है, डी की फिलिंग नहीं होती, एक आध किसी केस को छोड़कर। अदरवाइज फिर यहाँ से डी ऑर्बिटल भरना शुरू हो जाते हैं पैनल में। 3d5 था, लेकिन क्रोमियम के जस्ट नीचे
मोलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन है, बट इट इज़ नॉट D5 कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ अ D4 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टिल टंगस्टन बहुत हार्ड होता है। ठीक है, द सीबॉर्जियम भी यहाँ पर सेम कॉन्फ़िगरेशन रखता है। आई हैव ट्राइड टू शो ईच एंड एवरीथिंग। अगेन यू सी गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और ये आपका रोंगेटेनियम, ये सारे जो हैं एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, 3D10, 4D10, 5D10, 6D10। ठीक है, तो ये जस्ट टू अटेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब बात करें ये ग्रीन वाले जिंक 3D10, कैडमियम 4D10, मर्क्यूरी 5D10, कॉपरनीशियम 6D10, H2 कॉन्फ़िगरेशन है इनका। इनको मैंने मैंने इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ओके, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पूछा जाता है, दैट इज व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। So those elements which are having partially filled d orbitals in their most stable oxidation state or in the ground state, उन्हें हम कहते हैं transition element. If you see zinc cadmium या इनकी जिनकी भी बात कर लीजिए आप, zinc is 3D10 4s2. Most common oxidation state is group की +2 है. So if you see it will be 3D10 4s0. There is no unpaired electron. Right? In the cadmium +2, it will be 4D10 5s0. In the mercury +2, it will be 5. They are in the common state, that's why they are not considered as transition element. इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना। ओके, एक क्वेश्चन आपसे आता है कि कॉपर भी तो 3D10 है, कॉपर इज 3D10 4s1, but it is not considered as, it is considered as a perfect transition element. खूब यूज करते हैं। Oh, again you will say that most common oxidation state is +2. It will be having 3D9 4s0. So here you have got one unpaired electron. So because partially filled d orbital, yeah, that's why it is also considered as a transition element. Okay, so we have covered so far the electronic configuration. Now बहुत इम्पॉर्टेंट एक इसकी प्रॉपर्टी आती है, दैट इज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत वेरिएबल होती है। अच्छा, एक काम करते हैं, बिफोर ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी देखते हैं, इट इज एटॉमिक रेडियाई। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, so what happens, the atomic radii would decrease, है ना। but if you see here, the atomic radii from scandium to chromium डिक्रीज करेगी, एंड क्रोमियम ऑनवर्ड्स डिक्रीज तो होगा, बट आयरन और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट जिंक, जिंक की जो एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बाकी सबकी ऑलमोस्ट कॉमन जाएगी। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग अ ग्राफ, आप उसको देखिएगा एंड स्क्रीन शेयर करते हैं। देखिए, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो ये देखिए आपका एक पीपीटी के थ्रू दिखाया गया है आपको। दिस इज द मिडल पार्ट बिटवीन एस एंड पी, और ये देखिए दीज आर फर्स्ट ए, सेकंड ए, देन दे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन ए, 8 ए। ठीक है, यहाँ से आपको देखिए थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, और ये 3 ग्रुप आपके 8 बी के आ जाते हैं, फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। ओके, तो जो क्योंकि जो मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल बनकर आई है। ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, अगर आप फर्स्ट रो की बात करें, दिस इज ब्लू वन, फर्स्ट रो आप देखिए, फर्स्ट रो में डिक्रीज हो रहा है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक डिक्रीज है, और उसके बाद देखिए आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब ऑलमोस्ट आपको सेम से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
ठीक है। इफ़ यू सी द सेकेंड रो जो कि पिंक से दिखाया गया है, जो आपका 4D सीरीज है, सो 3D अगर ऐसा ग्रुप हो गया हमारा लैंथेनम और यट्रियम जो है, तो इनकी अगर हम देखें तो यू सी दैट दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सेम, इनकी जो एटमिक रेडियाई हैं वो काफ़ी हद तक बराबर हैं। तो ये ऐसा क्यों है? 3D की तो कम होगी एटमिक रेडियाई एज कम्पेयर टू 4D एंड 5D, बट 4D एंड 5D आर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर एटमिक रेडियाई। सो वाई दिस इज सो, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? जनरली यू नो, यू नो, एक जनरल डिक्रीज क्यों देखने में आती है? तो जनरल डिक्रीज देखने की जो वजह है दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। यू सी सेंटर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, यहाँ पर एस में 2 हो गए एंड दिस इज 3D और फिलिंग होती जा रही है पार्टिकल के। इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से ये स्क्रीन नहीं कर पाते एंड ये 4s इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए हर बार न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ जाता है और साइज डिक्रीज कर जाता है। बट आफ्टर क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आयरन, यहाँ पर जो है आपके डी इलेक्ट्रॉन से बढ़ के 6, 7, 8, 9, 10 डी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि काउंटर इफेक्ट हो जाता है। ये न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर इफेक्ट करते हैं और ये स्क्रीन करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो इनकी एटमिक रेडियाई है वो सेम हो जाती है। ठीक है, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है और आगे जाके आप देखें तो सेम हो जाती है। अब बात करें कि 4D और 5D की एटमिक रेडियाई सेम होती है, तो वो उसकी वजह है एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, बट अभी के लिए आप इतना समझिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि 4F की फिलिंग शुरू हो जाती है, 4F के बाद आपका 5D होगा, फिर आपका 6S होगा। ठीक है, सो 4F फिल हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड दीज आर डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दीज आर एस इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं कि होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से जनरल रेट से कम होता जाता है। ठीक है, तो केवल 10 पिकोमीटर के डिफरेंस पे अगर आप देखें, 10 मेंबर्स में केवल 10 पिकोमीटर का डिफरेंस है, और यही जो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है ये इसकी वजह बनता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अनदर प्रॉपर्टी एंड दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। सभी मेटल हैं, मेटालिक कैरेक्टर, या आपके यहाँ एक मेटालिक कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? मैं कि सभी हार्ड होंगे, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड, एवरी मेटल एक्सेप्ट मैंगनीज। अगर आप मैंगनीज को छोड़ दें, बड़ा सरप्राइजिंग है कि आपका मैंगनीज है और बाकी जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन भाई साहब को छोड़ दें, तो all of them are having typical metallic lattice। सभी का FCC, BCC डिफरेंट टाइप के लैटिस होते हैं, but except them, so they are not hard, they are soft। soft क्यों है? only because of presence। अगर दो metals के बीच में unpaired electrons होते हैं, so these unpaired electrons they pair up and this is metal metal bonding। ठीक है, metal metal bond, जितने one unpaired electron मेटल मेटल बॉन्डिंग पुअर होगी, 2 अनपेयर्ड मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, जितने अनपेयर्ड आपके बढ़ते जाएंगे मेटालिक बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, तो क्रोमियम इज हैविंग 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम इतना हार्ड होता है कि इवन डेंटिस्ट्री की अगर आप बात करें, बहुत से लोग RCT कराते हैं और RCT के बाद कैपिंग कराते हैं, जिससे कि उनका जो टूथ है वो ख़राब ना हो, तो हार्ड आपको एक मेटल की ज़रूरत है जो टॉक्सिक भी ना हो, सो दैट इज़ क्रोमियम। ओके, इतना इंपॉर्टेंस है इनका, सी हम डेंटिस्ट्री में भी यूज़ कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ मेटलिक कैरेक्टर हार्डनेस। सो इफ़ यू सी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनका मेटलिक कैरेक्टर आपको मिलेगा। अगर हम मेटलिक कैरेक्टर में और ज़्यादा देखें तो इनके MP BP भी हाई होंगे बिकॉज ऑफ मेटलिक कैरेक्टर, राइट। अगर आप देखें क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ठीक है, note down these three, they are extremely hard। अगर आप
कर्व देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट का, तो एक पीक आपको मिलेगी, वन पीक फॉर क्रोमियम, फॉर मॉलिब्डेनम, फॉर टंगस्टन, सो दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी कोई अनपेयर्ड ही नहीं है, दे आर सब। मैंने आपको जिंक दिखाया था, आई शोड यू जिंक, सी दिस इज जिंक, है ना। देखिए आपके सामने ही, आई कैन फोल्ड इट, मैं इसको ब्रेक कर दूंगी, इट वॉज अ मेटल, आई कैन ब्रेक। तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मरकरी एवरीबडी है लिया जाता है, इवन इतना पुअर उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इतनी पुअर बॉन्डिंग है कि वो सॉलिड ही नहीं रहा है, एकदम ऐसा सेमी सॉलिड लिक्विड जैसा आपको दिखता है। आप उसको पकड़ेंगे वेट नहीं करेगा, बट बॉल्स और बन जाएंगी इसकी, है ना, मरकरी की। एंड सेम कैडमियम, सो दे आर क्वाइट सॉफ्ट, ठीक है। तो ये इनका मेटालिक कैरेक्टर। नाउ वी डिस्कस अनदर प्रॉपर्टी जो कि मेटालिक कैरेक्टर से ही जुड़ी हुई है। या एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, that the transition elements are having extremely high heat of atomization, मतलब this is the amount of energy required to break metal metal bond, okay. So 1 मोल के लिए आपकी स्टैंडर्ड हीट हो जाएगी, हीट ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा एच लिखते हैं, एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन जितना ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, ओके, एंड जितनी मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, दिस इज मेटल मेटल बॉन्डिंग, उतना ही ज़्यादा आपको ब्रेक करने को हीट देनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन। If you go for melting point and boiling point, I think I should show you the curve. I'm again sharing the screen. MPBP. If you see melting point and boiling point, you can see by this curve. I told you ना, you will see a peak. क्रोमियम का देखिए मेल्टिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई, मॉलिब्डेनम एक आपको हाइट मिलती है, टंगस्टन पर एक आपको हाइट मिलती है, मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट अपने अपने सीरीज में हाईएस्ट है, ओके, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। एंड टंगस्टन तो आई थिंक हार्डेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपके जो 3D के हैं एमपीज, सी टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एंड यू विल सी अ डिप फॉर मैंगनीज। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाई देयर इज अ डिप इन द मेल्टिंग पॉइंट कर्व फॉर मैंगनीज एंड टेक्नीशियम। सो मैंगनीज 3D 5 4s2 है, तो बिकॉज स्टेबल कॉन्फिगरेशन इज अटेन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और ये मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत पुअर करता है, सेम फॉर टेक्नीशियम। सो मेल्टिंग एंड ये डायरेक्ट ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Now we go for yes another property, and this is ionization enthalpy की अगर हम बात करें इनकी, ionization enthalpy, IE, फर्स्ट IE, सेकंड IE, थर्ड IE, मैक्सिमम हम इसका देखेंगे। काफ़ी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाती हैं, बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाता है, इसलिए। बट आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप कोई रेगुलर ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है। द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लेसर देन पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और पुअर होता है, सो आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर attracted towards the center. But ionization energy, I told you, increase second, third, all ionization enthalpies increase, but there is no regular trend. Actual में क्या होता है कि if the electrons are going from d orbital to s orbital और s जाते हैं, so they cause a reorganization of energy. जो 3D 4D इनकी energies क्या हैं, चेंज हो जाती हैं, रीऑर्गेनाइज होती हैं, जिसकी वजह से कोई एक डेफिनेट ट्रेंड आपको नहीं, तो देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का। एंड नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे फॉर अनदर पर्पस, ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है, सारी कहानी ऑक्सीडेशन स्टेट की है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आई राइट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, अब तो याद हो गया होगा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, राइट। तो स्कैंडियम केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, स्कैंडियम +3। कोई क्वेश्चन भी अगर हो कि व्हाई स्कैंडियम शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज 3d14s2। ठीक है, तो 1 and 2, 1 + 2 3 हो जाएगा। एक्चुअल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी N-1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, ये उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, बिकॉज N-1 एंड NS ऑर्बिटल के बीच की एनर्जी का डिफरेंस इज नॉट क्वाइट हाई, बहुत कम डिफरेंस है, तो थोड़ी एनर्जी दी NS के निकली, N-1 के भी एक करके निकल के जाता है। टाइटेनियम इट विल गिव +2 +3 +4, तो टाइटेनियम इज मोर स्टेबल इन टाइटेनियम 4, ठीक है, क्योंकि वो 3d0 हो जाएगा। Vanadium will show 2, 3, 4 and 5. Vanadium is again stable in 5. हालांकि 4 देता है, 2 देता है। Chromium +1 +2 +3 +4 +5 and +6, ठीक है। क्रोमियम का 1 का उतना स्टेबल नहीं है। मैंगनीज विद 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, 7 तक मैंगनीज, इसका नोट कर लीजिएगा, मैंगनीज इन द 3D सीरीज गिव्स मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड which element shows maximum oxidation state among transition element? It is osmium, ठीक है, OS, osmium, इसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है एंड इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू 8, OS to O8, जो ऑस्मियम का ऑक्साइड है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर यहाँ से आप देखिएगा कि आयरन इज 3d6 4s। नाउ हाउ मेनी अनपेयर्ड आर देयर? 4, तो 4 + 2 कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम कितनी शो करेगा ये? 6, ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। देन कोबाल्ट 2, 3, 4, निकेल 2, 3, 4, will show, okay, zinc 10 हो जाते हैं। So you see the oxidation state first increases to +7 and then decreases to 2. इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर एबल टू शो सो मेनी प्रॉपर्टीज। जितना हम बात करेंगे ना, कैटालिस्ट बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, now there is one more property and that is electrode potential. अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखें, कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज फाउंड ओनली इन द ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स, बिकॉज इन ऑर्डर टू अचीव दिस मच 6, 7 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके साथ ये कंबाइन कर रहे हैं, इट शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट शुड हैव हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, जो कि केवल ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में है। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर आइदर ऑक्साइड और फ्लोराइड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी वो आयनिक होंगी, हायर वन जो होंगी वो कोवेलेंट होंगी। ये एस और पी से डिफरेंस है, ठीक है। इवन दे ऑल्सो शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी एलिमेंट हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जाम्पल देंगे? कार्बन आयंस, NiCO4, FeCO5, ऐसा। This is nickel carbonyl, this is iron carbonyls, penta या tetra. So here nickel is in zero oxidation state, iron is in zero, Fe2CO9, bridging वाले भी carbonyls बनाते हैं। Okay, so again here it is in zero oxidation state. Zero भी ये show कर सकते हैं, इतनी variability है इनमें। Now we move for electrode potential. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। See, as far as
सब्सटेंसेस आर इन देयर एलिमेंटल स्टेट, सॉलिड स्टेट में है, तब वहाँ पर स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी. आई टोल्ड यू विल डिस्कस इन सम अदर वे. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इम्पॉर्टेंट फॉर सॉलिड्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट. से इफ यू कंपेयर निकेल एंड प्लैटिनम, ठीक है, अगर इनके IE1 प्लस IE2 IE1 प्लस IE2 की बात करें तो इट इज़ अराउंड 2.49 into 10 to the power 3, it is around 2.67 I think, 66 into 10 to the power 3. So it is having higher IE1 IE2 value. ठीक है, ध्यान से देखिए, IE जितना स्मॉल होगा that oxidation state will be more stable. वो oxidation state ज़्यादा stable. So if I am saying Ni plus 2 में इतनी एनर्जी चाहिए, Pt plus 2 में, this is higher energy. Okay, so you can easily say that nickel plus 2 state is more stable than platinum plus 2. But one question is always asked that platinum plus 4 is more stable than nickel plus 4. Even nickel plus 4 के तो आपको देखने में भी नहीं आएंगे complexes. So again, if you see for IE3 and IE4, it is 8.80 into 10 to the power 3, ठीक है, and it is 6.70 into 10 to, see IE3 4 तक पहुँचते पहुँचते आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी कम हो गई. So because the sum of the 4 ionization enthalpy for platinum 4 is quite small as compared to nickel. So platinum 4 compounds are more stable than nickel 4 compounds. There is one question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है that K2PtCl6 is known, but K2NiCl6 is not known. ये नहीं होता है. You can see it is in plus 4 state. It is stable in plus 4 state. It is not stable in plus 4 state, so it will not exist. It is only because of higher ionization enthalpy. ठीक है. I was discussing about electrode. What I told in the solid state, ionization enthalpy is important. But if you dissolve them, अगर उनका कोई aqueous solution बनाते हैं, then the stability is decided by electrode potential. So you have a solid. First you will convert it into gaseous state, then it will come into ionic state, then it will be in the aqueous state. ये जो है delta H मान लेते हैं. This will be delta H sublimation, this will ionization enthalpy, ठीक है, and this is delta H hydration. Okay, this is energy which is given, this is energy which is given, and hydration energy यानी वाटर में हाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल एडहेयर हो जाते हैं अराउंड द आयन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस डेल्टा एच इज सम ऑफ डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन. नाउ रिमेंबर, अगर कोई आयन को बहुत ज़्यादा स्टेबल होना है इन एक्वस सॉल्यूशन, इट्स डेल्टा एच शुड बी लेसर. जितनी कम डेल्टा एच होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. एंड डेल्टा एच इज द मेजर ऑफ ई नॉट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. जिसका भी ईएमएफ, जिसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो स्टेबल भी हाई. किसी भी एलिमेंट को वाटर में जितना ज़्यादा एडहेयर करेगा वाटर मॉलिक्यूल वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. सो डेल्टा एच हाइड्रेशन, you can see the electrode potential of vanadium minus 1.18, chromium minus, मतलब इनकी डेल्टा एच हाइड्रेशन ज़्यादा है, मैंगनीज नेगेटिव, आयरन नेगेटिव को, बट यू सी कॉपर हैज़ गॉट प्लस ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इट्स हीट ऑफ हाइड्रेशन. इनकी जो हीट ऑफ जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, इनकी एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड मैंगनीज के केस में आप देखें कितनी कम है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ attainment of stable configuration. In zinc it is again very less, it is due to attainment of
completely filled D. In case of nickel, it is also very less. आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यों मैंगनीज की कम है, क्यों निकल की कम है, क्यों जिंक की कम है. So you can see the reason for nickel. It is just because of high hydration energy. So that means Mn plus 2 is very much stable in the aqueous solution. Zinc 2, nickel 2 ये बहुत ज़्यादा stable हो जाते हैं aqueous solution में. तो nickel का specific case है. It is just because of high hydration energy. If you see स्कैंडियम की बहुत कम है बिकॉज स्कैंडियम प्लस 3 स्टेट में नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन करता है. एंड yes, this titanium, vanadium 2, chromium 2, they are having very less E0, so they are used as very good reducing agent. Previously we have discussed about this also. Those which are having lesser electrode potential, they are very good oxidizing agent because they prefer to be reduced. अच्छा, copper has got plus 0.34. So generally a question is there that why copper does not liberate hydrogen gas with acids. So copper plus 2 copper का जो E0 है it is 0.34 volt. ठीक है, it is in positive. Hydrogen is 0.0. copper के बाद सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सारे सबका पॉजिटिव है. So those who are having positive E0, they will not react with acid to produce hydrogen gas. जनरल सी बात है. Inability. It is just because of various heat of hydration. But at the same time एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कॉपर 1 जो है it is not stable. Copper 2 is more stable in water. If you dissolve copper, it will not be in that 3D10 4S0 state. It will come into 3D9 4S0 state. Copper 2 में ज़्यादा stable है या copper disproportionation देता है 1. So it is only because कि जो Cu2 की heat of hydration है, it is higher than the heat of hydration of Cu plus 1. तो higher heat of hydration के side जब जाते हैं उनकी stability बढ़ जाती है. Now I am going to discuss very important properties जिनकी हम commercial importance की बार-बार बात कर रहे थे. I think I would like to take a break. Can I take a break? जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने. जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने. धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो. कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो. कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो. मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने.
ज्ञान ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, Namaskar, welcome back after a short break. And now we were discussing about some very important property of transition elements. So let me show you some of the very beautifully colored solutions. So you see I am having water with me, and this is nickel carbonate. Okay, I am having nickel carbonate. What happens if I dissolve nickel carbonate? See, beautiful green color. Huh? This is nickel carbonate. Why we have cobalt chloride, right? We have cobalt chloride. You see beautiful red solution of cobalt chloride. See. We have manganese. We have nickel nitrate. See, nickel nitrate. Nickel nitrate, you see, why I am showing you all this? It is green, beautiful green. If you see manganese chloride, थोड़ा जम गया है. If you see iron sulfate, FeSO4, अच्छा इसमें हम देखेंगे, this is FeSO4, okay. देखने में तो थोड़ा ग्रीन होता है, it forms greenish solution, but see ferrous sulfate, Fe is in +2 oxidation state. एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया है कि ferrous is more stable, iron is more stable in +3. तो आप यहाँ देख सकते हैं फेरस सल्फेट का जो है वो लाइट ग्रीन होना चाहिए, बट फेरस इमीडिएटली ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जा रहा है, मतलब आप देख रहे हैं ब्राउनिश होता जा रहा है. सो फेरस इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल इन Fe+3. क्योंकि Fe3 में आएगा तब इट विल अटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, दैट्स वाई इट इज़ चेंजिंग. ठीक है, फेरिक सल्फेट. अब नाउ वाई आई वॉज शोइंग यू दीज ब्यूटीफुल कलर्स, इतने सुंदर सुंदर कलर्स मैंने आपको दिखाया. ये सारे सोल्यूशन है. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेंबर हमारे पास है, एंड दिस इज कॉपर सल्फेट, राइट. कॉपर सल्फेट सबने देखा होगा कॉपर सल्फेट को. दिस इज कॉपर सल्फेट, लाइट ब्लू हो जाता है. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वाई द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलर्ड. ओके, मैंने आपको बहुत सारे दिखाया, बहुत सारे हैं मेरे पास. सो वाई द ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलर्ड, क्यों उनमें ऐसा ब्यूटीफुल सा कलर होता है. और जब हम बात कर रहे थे जिंक की, सी आई एम हैविंग जिंक सल्फेट, जिंक इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो इफ आई शो यू
this zinc sulfate is no longer colored. Okay, I am taking some water and I am dissolving zinc sulfate. Right, you see, this say there is no unpaired electron. ठीक है, तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं. अब मैंने बोल ही दिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. So why the transition metal ions are colored? It is only because of the presence of unpaired electron. ठीक है, those which are having any of the unpaired electron will be colored. Actually में होता क्या है कि these there are 5 d orbitals, 1 2 3 4, okay, and if there is one unpaired electron and it is making any compound या complex जब बना रहा होता है, so there occurs reorganization of energy. System की energy बढ़ जाएगी, they will attain a higher energy state. ठीक है, and they got split. ये split हो जाते हैं into two set. One set is T2G set, one set is EG set. Okay, these are 3 dxy, dyz, dxz. This is dx square minus y square. This is dz square. And the unpaired electron goes from T2G level to EG. ये मूव कर जाता है. ठीक है, ये स्प्लिट हो जाते हैं d ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स दे शूट अप बिकॉज दे अटेन सम हीट. हमने उसके ऊपर रोशनी डाल दी. ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. एंड दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शूट्स अप and when it comes back, अब वापस तो आना पड़ेगा. It will radiate some heat. मान लीजिए इसने H nu absorb की है, so it will radiate H nu dash. It may be nu dash may be equal to nu, or it may be some different wavelength frequency. So these colors are due to that this radiated या जो transmitted आपकी radiations होती है, जो radiated होती है, इनकी वजह से you see different colors जैसे हमने अभी आपको दिखाया. So this type of transition is known as DD transition. एक d orbital से दूसरे d में गया. This is known as DD transition. And any of the transition metal which is having any unpaired electron, it will be colored. तो मैंने आपको जितने भी दिखाए सब में unpaired थे, and that is why they are showing color. रेड है तो वो उस रेंज में अब्जॉर्ब कर रहा होगा, ग्रीन है वो दूसरे फ्रीक्वेंसी रेडिएट और अब्जॉर्ब कर रहा होगा. ठीक है, सो ये नेचुरल है कि कौन कैसा अब्जॉर्ब करेगा. इट इज़ बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो यू कैन ईजिली राइट दैट इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डी ट्रांजिशन. अच्छा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर यूज्ड एज कैटालिस्ट. कैटालिस्ट की तरह यूज होते हैं. व्हाई डू दे आर यूज्ड एज कैटालिस्ट? बहुत सारे आप रिएक्शन देखेंगे जहाँ पर ये कैटालिस्ट की तरह यूज होते हैं. तो इसके आप रीजन देंगे बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ हाई सरफेस एरिया. तो ये सारी क्वालिटीज कैटालिस्ट में होनी चाहिए. पार्शियली फिल्ड लिख सकते हैं या अनपेयर्ड, एक ही बात है. यू शुड राइट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, बिकॉज कैटालिस्ट का काम क्या होता है? कैटालिस्ट अपनी सरफेस के ऊपर बहुत सारी बॉन्डिंग कराता है. सो इफ इट इज हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इट कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स at its surface. So this is the main reason, and it is possible only because of the presence of unpaired electron. And catalyst generally हम चूरा बना के पाउडर बना के करते हैं. तो क्योंकि मेटल्स को आप अच्छा सा पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं, so they have got high surface area, उतनी ही ज़्यादा अच्छी रिएक्शन होती है. So they are used as catalyst. एक क्वेश्चन आता है कि they are used to form, मैंने सबसे पहले जब लेसन स्टार्ट किया था, अलॉयज. ओके, तो इसके लिए हम आपको एक दिखाना चाहेंगे. अलॉयज माने यू हैव मेटल 1 एंड मेटल 2. ठीक है, यू विश टू टेक डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना, दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आप लेना चाह रहे हैं. सो आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर यू गाइज. सी, अगर हम स्फेरिकल माने, ठीक है, if we consider the size of the atoms as spherical,
तो एक हम इस तरीके का शो कर सकते हैं. See, I have tried with the limited resources. I am trying to show you something. अगर आपको दिखाई दे proper, this is the arrangement of atoms. है ना? ये एक टाइप का एटम है. So what we do, एक मेटल को मेल्ट करते हैं, उसमें दूसरा और फिर दूसरा मेटल मेल्ट करते हैं और दोनों को मिक्स कर देते हैं. मिक्स करके ठंडा होने रख देते हैं. क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया है कि दैट दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस, कि इनके साइजेस क्या हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस यू कैन फॉर्म अलॉयज जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी. तो जब सबके साइज ऑलमोस्ट बराबर हैं तो एक दूसरा एटम रिप्लेस कर सकता है किसी और एटम को. सो दिस इज़ द वे दैट यू कैन सी. नाउ you can say I have put green, no? These green atoms between the black atoms because their atomic sizes are same. तो जब atomic sizes इनके same होते हैं, they take the position. So इस तरह से show कर सकते हैं. This is some different. These are some different. So this is one. This is two. It will have the properties of both. जैसे iron, जैसे ब्रास एंड ब्रॉन्ज है ना, ब्रास ब्रॉन्ज आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. ओके, देन वी हैव अनदर प्रॉपर्टी दैट दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस, है ना. इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. दीज आर स्पेशल स्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस. इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जो एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, विच रिटेन कंडक्टिविटी एंड इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि उनको बहुत कुछ जगह पर यूज़ किया जाता है. तो वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड, बिकॉज व्हाट हैपेंस दे वी कंसीडर देम एज स्फेरिकल ना, वी स्फेरिकल कंसीडर करते हैं. सो व्हेन स्फेयर्स आर देयर दे विल प्रोड्यूस सम इंटरस्टिशियल गैप. कुछ नॉन मेटल्स, ठीक है, दीज आर नॉन मेटल्स. अगर हम किसी तरीके से इन्हें इनकॉर्पोरेट कर पाएँ यहाँ पर तो रिजिडिटी, हार्डनेस सब बढ़ जाएगी. जितने ज़्यादा हम स्पेसेस को फिल कर पाएंगे उतना ज़्यादा ये हार्ड हो जाएगा. तो इसको हम यहाँ से भी शो कर सकते हैं. जैसे सी, एक मैंने इंटरस्टिशियल में वाइट नॉन मेटल को रख दिया. वाइट है ये, अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा. ओके, सो वाइट ऐसा ये बहुत छोटा सा है. तो यू कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस. क्यों बनाते हैं? यू हैव गॉट द रीजन, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन द साइजेस एंड स्फेरिकल साइज. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आपसे पूछा जाता है कि दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? जैसे हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स KMnO4. अगर आप देखें KMnO4 को तो इट हैज़ गॉट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पर्पल कलर. दिस इज KMnO4. आज आपको अच्छे अच्छे कलर्स देखने में आ रहे हैं. दिस इज द क्वालिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. वी हैव पोटेशियम डाइक्रोमेट, sorry, you can see potassium dichromate, है ना. देखिए ऑरेंजेस. एक कॉम्प्लेक्स हम आपको बना के दिखाते हैं. सी, आई एम हैविंग कॉपर सल्फेट, डिसॉल्व किया था कहीं पे. कुछ भी हो सकता है, कैडमियम का हो सकता है. I will dissolve ammonia in copper sulfate. Okay, I am having water, having copper sulfate. Okay, this is copper sulfate. ठीक है,
See, CuSO4 plus NH3. So it will form CuNH3 whole 4 SO4. ऐसा भी बना सकता है, कुछ और भी कॉम्प्लेक्स वाटर भी आ सकता है, तो ये हमारा एक जनरल आइडिया है. See, I am adding ammonium hydroxide into it and see what happens. Yes. See, a complex is formed. Right? Deepening of color हो गई. Whenever there is deepening of color or color change, generally complexes are colored. So why do they form complexes? It is again due to the presence of partially filled d orbitals. पता क्या है, if you see potassium ferrocyanide K4Fe CN6. Iron is in +2 oxidation state. So iron is 3D64S0 +2 में. बना लीजिए आप 1 2 3 4 3D 4S 4P 1 2 3 4 5 and 6. Okay. What will happen when 6 cyanide ion will come? जब इसके पास आएगी एनर्जी बढ़ेगी and these d electrons they will pair up और ये इसको vacant करा देंगे and they will undergo a hybridization D2sp3 और इनमें आकर cyanide ion अपना अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बन जाएगी. सो दिस इज प्राइमरी सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस में 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है एंड दिस बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स विच आर पार्शियली फिल्ड. या तो ये अपना ये वाला डी यूज करते हैं या आउटर डी यूज करते हैं. सो दे कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. सो फ्रेंड्स, that was about d block elements. I have got some questions. Most of the questions have been answered by me. So I'll read these questions one by one, which I have got from the students. The very first question is zinc, cadmium and mercury are not considered as transition elements. So because they are not having unpaired, they are not having partially filled d orbitals in their ground state or in the most stable +2 oxidation transition element. The second question I have got is the atomic radii of iron, cobalt, nickel and copper are almost similar. So that we have also discussed कि जो आपका atomic radii है, because d orbital has got more and more unpaired electrons and these unpaired electrons are present in D and D जो है screening effect थोड़ा देने लग जाता है and it neutralizes the effect of increased nuclear charge and that is why सबका attraction बाहर वालों का एक जैसा हो जाता है. So they have got almost similar atomic radii. But if you see zinc, cadmium, mercury की atomic radii थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो because ये T, tan and S2 वाली condition है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह आ जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिपल्शन शुरू कर देते हैं. सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देयर साइज जो है, जो उनका एरिया है वो थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाता है और इस वजह से इनके जो ऑक्टेट है वो थोड़ी एक्सपैंड हो जाती है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव गॉट इज what higher oxidation compounds are either oxide or fluoride. That I have discussed that because of high electronegativity of oxygen and fluorine they can increase the oxidation number, है ना, oxidation number increase कर सकते हैं. The question is 4D and 5D elements have greater enthalpies of atomization. Yes, that we have not discussed कि जो 4D और 5D के elements होते हैं उनकी जो enthalpy of atomization होती है वो 3D से ज़्यादा होती है. मतलब enthalpy of atomization, you remember that was due to the presence of unpaired electron and मैंने बताया था, ऐसे बॉन्डिंग करके भी बताया था. तो ये बॉन्डिंग आपकी 3D की बॉन्डिंग हो गई है ना, 4D की और फ्रीक्वेंट हो गई, 5D की और फ्रीक्वेंट. तो मेटल मेटल बॉन्डिंग और फ्रीक्वेंट होती जाती है जैसे जैसे हम 4D 5D की तरफ बढ़ते हैं.
इसलिए जितनी फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन होगा. नेक्स्ट इज कॉपर 2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2. यस, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं. सो इफ यू सी क्रोमियम 2, क्रोमियम 2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. इसका आंसर देना. क्रोमियम इज 3d5 4s1. In +2 state it will be 3d4 4s0. Okay, so if you break up into T2G and EG, it will be either T2G4 EG0 और T2G3 EG1, है ना. ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें से दिस मच, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो ये क्या करेगा, इस EG से एक को निकाल देगा एंड इट विल अटेन T2G3 EG0 rather than this, and rather than this it will try to attain T2G3 EG0, है ना. ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. सो क्रोमियम readily undergoes oxidation, 2 से 3 में कन्वर्ट हो जाता है, and that is why it is a very good oxidizing agent, reducing agent. If you go for iron, आयरन का क्वेश्चन आपने पूछा है, कंपेयर किया है आयरन से. आयरन Fe is 3d6 4s2. तो अगर आयरन Fe+2 में होगा इट विल बी 3d6 4s0. ठीक है, आयरन वुड लाइक टू अटेन 3d5, तो Fe 3 में जाएगा. So iron is again a good oxidizing agent, but it will be T2G3 EG2, and वो half filled है, दूसरा 0, that is more stable. तो more stability की वजह से it is good reducing agent. Next question I have got is स्कैंडियम +3 is colorless. कलर का कोई भी क्वेश्चन आए, यू जस्ट गो फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. स्कैंडियम +3 में कोई कलर नहीं है बिकॉज इट हैज गॉट नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कोई में भी कलर है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कलर. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक. ओके, मैग्नेटिक बिहेवियर हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया, so give me 2 minutes only. Most of the transition metals are paramagnetic. मतलब अगर आप एक नॉर्थ और साउथ पोल रखें और उनमें कोई आप अपने वायर रख दीजिए, तो क्या होगा कि अगर पैरामैग्नेटिक है तो इट विल मूव एंड मैग्नेटिक लाइंस विल जस्ट पास थ्रू इट. सो इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. एंड इफ इट इज़ डायामैग्नेटिक तो ये क्या होगा, रिपेल होगा. मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करेगी. ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक जो अट्रैक्टेड होते हैं इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सारे अनपेयर्ड मिलके ऐसे डोमेन बना लेते हैं एंड दे अटेन द मैग्नेटिक लाइंस इन वन डायरेक्शन. और जो आपके पेयर्ड होते हैं मतलब कि उनकी स्पिन कैंसिल आउट हो जाती है, सो दे आर नॉट अट्रैक्टेड. तो मैग्नेटिज्म इज अगेन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और अगर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कितना है, यू कैन कैलकुलेट बाय सिंपल फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू √n +2. ओके, जितने भी नंबर 1 2 3 आप पुट कर दीजिए इन बोर मैग्नेटॉन में आकर. 1 बोर मैग्नेटॉन ऐसा यूनिट में EH/4πmc. तो आप बोर मैग्नेटॉन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव गॉट इज, आई थिंक इट इज लास्ट क्वेश्चन. यस, कॉपर +1 इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन. इट इज अगेन बिकॉज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन. कॉपर 1 की हीट ऑफ हाइड्रेशन कॉपर 2 से कम होती है, इसलिए जो है ये हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से उतना स्टेबल नहीं है.